इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक मॉडल पेपर काइंड ऑफ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस में वोकैब के भी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उस देखिए, The angry man walked hurriedly into the crowded room and shouted loud at the people present there. ठीक, कि जो एंग्री मैन था वो जल्दी से, हरिडली का मतलब तेजी से, क्राउडेड रूम में, जिस रूम में पहले से भीड़ थी, घुसा एंड शाउटेड लाउड एट द पीपल प्रेजेंट देयर, और वहां पर जो उपस्थित लोग थे उन पर खूब तेजी से चिल्लाया। ठीक है, चीखा। अब हमें इसका आंसर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला, पेपर में आसानी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये शाउट हमारी एक्शन वर्ब है, शाउट एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स आते हैं। लाउड जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे लाउडली। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? लाउडली। The angry man walked hurriedly into the crowded room and shouted loudly at the people present there. और वहां पर जो प्रेजेंट लोग थे उन पर तेजी से चिल्लाया। चलो अगला देखो। कॉन्ट्ररी टू माई एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट, विपरीत। ठीक है, कॉन्ट्ररी टू माई एक्सपेक्टेशन देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई आंसर सभी लोग। हाँ, नहीं वॉज नहीं आएगा बेटा, वॉज नहीं आएगा। देखो देखो इसमें क्या है, देखो ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नो लेस देन और नो फ्यूअर देन, आपको इन दोनों डिटर्मिनर फ्रेजेस का डिफरेंस समझना है। ठीक है, नो लेस देन जो है ये डिटर्मिनर ऑफ अमाउंट है, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ इसका यूज होता है। नो फ्यूअर देन जो है ये डिटर्मिनर ऑफ नंबर है, काउंटेबल नाउंस के साथ इसका यूज होता है। ठीक है, तो नो लेस देन का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस के साथ में, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ। ठीक है, नो फ्यूअर देन का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ में। ठीक, सीधे शब्दों में अगर हम और बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नो लेस देन का यूज हम सेंटेंस में वहां करते हैं जहां हमें हाउ मच को अप्लाई करना हो। ठीक है,
नो फ्यूअर देन का यूज हम सेंटेंस में वहां करते हैं जहां हमें हाउ मैनी को अप्लाई करना हो। ठीक है, ये बेसिक सी बातें सबको पता होंगी। चलो अब इन्हीं पे तो बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमने क्या लिखा 50%। तो 50% काउंटेबल नाउन है और एक नंबर है। नंबर है तो इसके साथ में हमें लेस नहीं फ्यूअर लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए नो फ्यूअर देन। ठीक है, और बारीकी से बता देता हूं। लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल की ही कंपेरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होती है। फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट होती है। बस आगे। हाँ, लेस की जगह फ्यूअर का यूज करना है, एग्जैक्टली बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, बॉटनी बीइंग योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। हम कह रहे हैं कि भाई चूंकि बॉटनी आपका जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये आपके लिए वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री है और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा एडजेक्टिव चैप्टर में। होता क्या है, जैसे हमने लिखा अ वर्थ टीचिंग या वर्थ लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये गलत होता है। इसके गलत होने की वजह देखो क्या होती है। जैसे कॉन्सेप्ट वर्ड है ना, नाउन है, ठीक। अब इस नाउन के लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज किया वर्थ। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, वर्थ। हाउ मच वर्थ, कितना वर्थ, ये बताने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया लर्निंग। अब ये लर्निंग वैसे तो ये जेरेंड है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये वर्थ का डिस्क्रिप्शन है ना तो हम इसको एडवर्ब मान लेते हैं, है जेरेंड, ये ध्यान रखना। तो ये जो लर्निंग है वो वर्थ को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्थ जो है वो कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब हम कभी दो से ज्यादा वर्ड्स को एक फ्रेज में लिखते हैं तो उनका जो ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है वो कॉमन होता है। कॉमनली वो एक दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब जैसे ये ऐसे इसको डिस्क्राइब करेगा, ये इसको डिस्क्राइब करेगा, या ये इसको डिस्क्राइब करेगा, ये इसको डिस्क्राइब करेगा। ए बी सी मान लो तीन हो गए। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है मॉडिफायर्स है ना वो ऐसे होने चाहिए कि ये या तो ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। अब मान लो हम कहें कि नहीं इसके अलावा हम एक अलग व्यवस्था बना देते हैं, हम मान लो ये व्यवस्था बना देते हैं कि सी ए को और ए बी को डिस्क्राइब करे, या ए सी को, ठीक है, और सी बी को डिस्क्राइब करे, ठीक है। तो ये सब गलत होता है, मतलब ये गलत है। ओरिएंटेशन ऑफ मॉडिफायर्स कॉमन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने वर्थ लर्निंग कॉन्सेप्ट लिखा ना इसके साथ यही दिक्कत है। तो इसको सही करके जब हम लिखते हैं तो इसका सही तरीका ये होता है कि आप मेन नाउन को पहले लिखो। जैसे जो कॉन्सेप्ट है ना मेन नाउन है उसको पहले लिखो, अ कॉन्सेप्ट, और फिर लिखो वर्थ लर्निंग, अ कॉन्सेप्ट वर्थ लर्निंग। ये सही है, ये गलत है। लर्निंग वर्थ को और वर्थ कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना, ये तरीका है। अब जैसे हमने लिखा दिल्ली इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, दिल्ली इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, ठीक है, तो ये गलत है। ये हमें लिखना पड़ेगा दिल्ली इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। तो अगर हम वर्थ प्लस जेरेंड का यूज किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करें तो इन्हें हमेशा उस नाउन के बाद लिखना, पहले नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है ना बच्चे, ये कि वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, तो इसको हमें लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग। तो ये आंसर है। बॉटनी बीइंग योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। अगला, इट को भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 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 देखो, मैं समझा देता हूं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि हम इट हटा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो इट है वो बॉटनी के लिए नहीं यूज हुआ है, वो इट यूज हुआ है डॉक्यूमेंट्री के लिए, ठीक है। ये जो हमने फ्रेज लिखी है बच्चे, ठीक है, किसी बच्चे को ऐसा लगा कि हम इट हटा देंगे, ठीक है, तो भी सही रहेगा। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है बच्चे।
यहां पर क्या है, ये जो हमने बीइंग योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज लिखी है, इस पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट है बॉटनी। और ये जो बॉटनी है वो इस का सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट इट है। और यहाँ पे इट का मतलब बॉटनी नहीं है, यहाँ पे इट का मतलब है डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम इट हटा देंगे ए पार्ट में से तब भी सेंटेंस सही रहेगा, तो नहीं सही रहेगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगले का जाओ। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। ठीक है, कि हर एक के राय में शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, कि वो बुद्धिमान अधिक है, सुंदर नहीं उतना। चलो आंसर बताओ सभी लोग। मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। ये हमने किसी न किसी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया होगा क्या, कि अगर हम कभी किसी एक ही नाउन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करने लग जाएं, जैसे आप यहां पे देखो, ये दो क्वालिटी है, वाइजर होना एक क्वालिटी है, ब्यूटीफुल होना एक क्वालिटी है। ठीक है, और पर्सन एक ही है। तो एक पर्सन में दो क्वालिटीज हैं और हम इन दो क्वालिटीज का कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी देन के बाद लिखी होती है वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा नहीं होती। जो देन से पहले लिखी होती है वो ज्यादा होती है, तो उसके ज्यादा मोर लिखते हैं। भले ही ER लिख के कंपेटिव डिग्री बन जाता हो, लेकिन बनाना नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मोर वाइज। ठीक है, हाँ, वाइजर हटा के हमें लिखना मोर वाइज। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। ये कॉन्सेप्ट पहले काफी डिटेल में डिस्कस हो चुका है पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो बस ये रिवाइज हो गया, बाकी ध्यान रखना। न्यूरल एक्टिविटी रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। न्यूरल एक्टिविटी होती है, उसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द बिगर द ब्रेन इज मोर एनर्जी इट नीड्स टू सस्टेन इटसेल्फ। ब्रेन जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी की उसे आवश्यकता होगी सस्टेन करने के लिए, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की उसे आवश्यकता होगी सस्टेन करने के लिए। प्रोपोर्शनल इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कोई एक चीज के बढ़ने से जब कोई दूसरी चीज बढ़े या घटे, तो वहां पे जो रिलेशन होता है उसको हम कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में द लिख के एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा द हायर वी गो द कूलर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज। ठीक है, द मोर ही अर्न्स the more he spends। the more he earns the more he spends। अब देखो, यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन जितना ऊपर जाता है टेम्परेचर उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा वो कमाता है उतना ज्यादा खर्च करता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यहां पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि एक चीज के बढ़ने से कोई दूसरी चीज बढ़े या घटे उसी प्रोपोर्शन में। तो जब हमें ये रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज की पोजीशन या सिचुएशन डिस्क्राइब करनी होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स, जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा खर्च करता है। द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही कम टेम्परेचर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब आप ध्यान से देखोगे तो यही स्ट्रक्चर उस सेंटेंस में यूज हुआ है। द बिगर द ब्रेन इज, ब्रेन जितना बड़ा होगा द मोर एनर्जी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसको आवश्यक होगी सस्टेन करने के लिए। तो मोर से पहले द लिख दीजिए, द मोर एनर्जी। अगला देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। नेवर बिफोर हैव women have opportunities to raise to top in every walk of life as they have now। हमने कहा कि पहले कभी भी महिलाओं को इस तरीके के अवसर मतलब टॉप पर पहुंचने के नहीं मिले जैसे कि अब उनको मिले हुए। इस समय महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस में, सिस्टम्स में टॉप पोस्ट तक पहुंच सकती हैं। इंडिया की प्रेसिडेंट महिला रह चुकी हैं।
प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, ठीक है, गवर्नर्स महिलाएं होती हैं, सीएम महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज से पहले कभी भी महिलाओं को इतने ज्यादा अवसर टॉप तक पहुंचने के हर एक क्षेत्र में जीवन के नहीं मिले हैं जितने कि अब हैं उनके पास, ठीक है। महिलाएं कंपनियों की मालिक होती हैं, सीईओ होती हैं। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो हमने हैव लिखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन के लिए पहले लिख दिया। अब इसके बाद में आप मेन वर्ब लिखोगे। अब सबको एक बात पता है कि अगर आप हैव के साथ में कोई भी वर्ब लिखो तो वो थर्ड फॉर्म में ही लिखोगे, और तो कोई फॉर्म लिख नहीं पाओगे। ये हैव थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत है, ठीक। तो ए और डी दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। कैसे गलत हो गए भाई? हमें पता है कि ये जो हैव हम लिखे बैठे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हैव की फॉर्म्स को अगर हम हेल्पिंग वर्ब बना के लिखेंगे तो उनके बाद में जो भी वर्ब हम लिखेंगे वो थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन में जो हमने हैव लिखा वो थर्ड फॉर्म नहीं है, डी ऑप्शन में जो हमने हैव लिखा वो थर्ड फॉर्म नहीं है। तो अब हम क्या लिखें? हैड लिखेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां है पे? राइज का और रेज का नहीं। हैड अपॉर्चुनिटीज फॉर अ राइज या हैड अपॉर्चुनिटी टू राइज, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है अपॉर्चुनिटीज, पर्पस बताना है किस लिए अपॉर्चुनिटीज? बढ़ने की। तो राइज जो वर्ब होती है, राइज का मतलब होता है बढ़ना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो आंसर ये जाएगा अपॉर्चुनिटीज टू राइज, तरक्की करने के अवसर। तो नहीं, सी ऑप्शन नहीं। देखो वो जो हमने ए राइज लिखा है ना, उसमें बच्चे ए जो लिख देने से राइज जो है वो नाउन बन गया, ठीक है, वर्ब नहीं रहा। अगर आप वहां पे राइज लिख दोगे तो उसको टू टॉप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि वो टू टॉप क्या है। ऐसे देखो समझना, नेवर हैव हैड अपॉर्चुनिटीज, व्हाई? व्हाई? टू राइज, अपॉर्चुनिटी टू राइज, जिंदगी में आगे बढ़ने की तरक्की, अवसर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू राइज का मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर। क्यों आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ना क्यों है? टू टॉप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिससे हम जीवन के हर एक क्षेत्र में टॉप पर पहुंचे, मतलब जो सबसे ऊपर स्थान है वहां तक पहुंच पाए। तो हमें वर्ब की जरूरत है, पर्पस बताना है। तो में से सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि जब भी हमें कभी किसी काम के होने के जाने के पर्पस को रेफर करना होता है तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं, और खास करके ऐसे एक्शंस जो आने वाले समय में होंगे, फ्यूचर में होंगे, ठीक है। अब सबको पता है कि पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाद में तरक्की होगी, ऐसे ही होता है ना भाई, पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है बाद में तरक्की होती है। तो आपको इन्फिनेटिव ही लिखना पड़ेगा। इन्फिनेटिव सी ऑप्शन में लिखा, बी ऑप्शन में नहीं लिखा, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखो, ये तो बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई। बट मैन वेरी सून रियलाइज, लेकिन इंसान ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। क्या रियलाइज कर लिया? दैट इट वॉज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स, कि काम को अपने बीच में बांट लेना जो है वो ज्यादा बेहतर था। क्यों बेहतर था? सो दैट, जिससे कि वन हैड बिल्ट हाउसेस, अनदर मेड चेयर्स एंड टेबल्स एंड येट अनदर ग्रू कॉर्न, ठीक है। कॉर्न, कॉर्न का मतलब है अनाज, ठीक है, कि भाई काम को बांट लो। कोई लोग हैं वो घर बनाए, कोई लोग हैं वो चेयर्स और टेबल्स फर्नीचर बनाए, और कोई लोग हैं वो अपना खेती करें, अनाज उगाएं, ठीक। तो मैन ने जल्दी ही ऐसा महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया कि ये बेहतर है कि काम को अपने बीच में बांट लिया जाए, अलग अलग कामों की अलग अलग लोग जिम्मेदारी ले लें, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ये जो सारे एक्शन है आपने एक साथ जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो पास्ट परफेक्ट हमने लिखा नहीं, गलत है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो वो जो हमने पास्ट परफेक्ट लिखा है वो गलत है, उसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या लिखें? सम बिल्ट हाउसेस, यहाँ पे तो आ हाउस लिख जाए, एक घर तो बनाना नहीं होगा भाई, जब बहुत से लोग हैं तो टेबल्स बहुत बन रही, चेयर्स बहुत बन रही, तो घर भी बहुत बनेंगे, तो ये गलत हो गया। दैट वन बिल्ट हाउसेस, सम पीपल बिल्ट हाउसेस, अनदर। अब देखो, अगर यहाँ पे अनदर ना लिखा होता तो हम सम पीपल लिख सकते थे, लेकिन जब अनदर लिख दिया तो इससे पहले मतलब किसी एक और पर्सन को रेफर किया होगा। अनदर जो होता है ना, वो आपने देखा होगा वन के साथ में कोलोकेट करता है, वन अनदर, ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं करता, सम के साथ नहीं करता, सम अनदर नहीं करता। तो अगर यहाँ पे अनदर नहीं लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता सम पीपल, तब तो हम इस ऑप्शन को टिक करते।
बट यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन, अनदर का मतलब एक और का मतलब इससे पहले जिसे रेफर किया होगा वो भी कोई एक ही रहा होगा। अगर वो कोई एक ही रहा होगा तो हम ये प्लूरल नाउन पीपल नहीं लिख पाएंगे, आंसर ये रहा। तो इसमें भी आंसर क्या हो गया, सी, वन बिल्ट हाउसेस, कि एक जना जो है वो घर बनाए, अनदर मेड चेयर्स, कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो कुर्सियां और टेबल बनाए, एंड येट अनदर ग्रुप, और कोई तीसरा आदमी है जो वो अपना अनाज उगाए। ठीक है, तो सारे सिंगुलर रेफरेंसेस है ना, अनदर अनदर, तो हमें पता है अनदर का यूज वन के साथ होता है, तो इसीलिए हमने वन लिखा वहां पे, वन बिल्ट हाउसेस। ठीक है, अनदर डू दिस, अनदर डू दिस। अगला देखो, एक मिनट बच्चों, अब ठीक। अब हमने लिखा था पब्लिक डिमांडेड, पब्लिक ने डिमांड किया, क्या डिमांड किया, दैट द करप्ट ऑफिशियल्स, कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, आर परसिक्यूटेड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, परसिक्यूट का मतलब होता है लीगल कार्रवाई करना, परसिक्यूट गलत है, ये प्रोसिक्यूट होना चाहिए। एक मिनट बच्चे, देखो देखो, ध्यान नहीं दिया मैंने, हाँ ये तो परसिक्यूट लिखा हुआ, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है परसिक्यूट और एक होता है प्रोसिक्यूट। ठीक है, चल इनके मीनिंग समझना। परसिक्यूट का मतलब होता है टू सप्रेस, सबड्यू, ठीक है, एक्सप्लॉइट, किसी का उत्पीड़न करना, दमन करना, परसिक्यूट, ऑप्रेस करना। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टू पनिश लीगली, टू पनिश लीगली, मतलब लीगल एक्शन लेना, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। ठीक, तो जो करप्ट पीपल हैं, ठीक है, उनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, उनका दमन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हमने परसिक्यूट वर्ब लिखी है, वर्ब ही गलत है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो जिस ऑप्शन में परसिक्यूट लिखा है वो ऑप्शन गलत है, वो हटा दो। इसमें भी परसिक्यूट लिखा है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, प्रोसिक्यूटेड। लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, इनका आप डिफरेंस समझ लीजिए। एक आपने टर्म सुना होगा प्रोसिक्यूटर, ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है, उसको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट, अगर आप इन वर्ड्स का डिफरेंस समझते हैं तो आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि जो सी ऑप्शन है बस वही आंसर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक, द पब्लिक डिमांडेड, पब्लिक ने डिमांड किया, क्या डिमांड किया, कि द करप्ट ऑफिशियल्स बी प्रोसिक्यूटेड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ, कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जो कानून की मैक्सिमम मतलब एक्सटेंट है उतनी सजा उनको दी जानी चाहिए, उनके खिलाफ वैसा लीगल एक्शन हमें लेना चाहिए। अगला देखो, he never has and he never will donate whole heartedly। हमने कहा ना तो कभी इसने होल हार्टेडली दान किया है और ना ही ये कभी करेगा। चलो आंसर बताओ। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे ना, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है हैज, एक हेल्पिंग वर्ब है विल, और मेन वर्ब एक ही है, डोनेट। अब हमें पता है कि अगर हम इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए एक ही मेन वर्ब यूज करें तो इन दोनों के साथ में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती है। भाई हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो भले वर्ब आप एक यूज करो लेकिन उसकी फॉर्म तो अलग अलग यूज होती है। तो अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती हैं तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ देखो अलग अलग तो नहीं लिखी, केवल हमने डोनेट फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हैज का जो थर्ड फॉर्म यूज होती है वो तो हमने लिखी नहीं है। तो अगर हमने वो नहीं लिखी है तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये मिस्टेक है। चलो एक चीज, ठीक, और यहाँ पर भी हमने हैज के साथ में देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, जो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये भी गलत। अब यहाँ पे लिखे ही कैन नेवर डोनेट एंड ही नेवर डोनेट्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें, कैन के साथ डोनेट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, लेकिन ये जो ही सब्जेक्ट है और डोनेट वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद हमें डोनेट्स लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो डोनेट लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये रहा आंसर, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो लिखी है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वो वहां लिखी है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी, सी नहीं बेटा, बी। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर सी लग रहा है वो थोड़ा ध्यान से देख लें कि जो एंड के बाद हमने ही लिखा है और नेवर लिखा, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, केवल सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो सिंगुलर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी।
ब्लैंक के बाद में हमने डोनेट लिखा है, डोनेट्स नहीं लिखा है, तो ये जो सी ऑप्शन है वो आंसर नहीं हो सकता, आंसर है बी। अगला देखो, द न्यू फैक्ट्स ही प्रोड्यूस्ड कुड नॉट चेंज माई ओपिनियन। चलो आंसर था, जो उसने नए फैक्ट्स प्रोड्यूस किए, जो उसने नए तथ्य बताए, ठीक है, वो मेरे ओपिनियन को चेंज नहीं कर पाए। मतलब उसके जो नए तथ्य थे, उसके जो नए फैक्ट्स थे, उनसे मेरा ओपिनियन जो था वो बदला नहीं। आंसर था ये। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ लोग, ये जो हमने माई ओपिनियन लिखा हुआ है, ये जो भी आप यहाँ पे वर्ब लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट एक्टिव वर्ब के साथ यूज होते हैं, पैसिव के साथ नहीं, क्योंकि पैसिव फॉर्म में जो एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहा होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो हमने कैन नॉट बी चेंज्ड वर्ब लिखी है नहीं, गलत है, पैसिव वॉइस हम यूज नहीं कर सकते। एक तो वही वजह जो मैंने बता दी। दूसरी वजह क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है फैक्ट्स, चेंज फैक्ट्स कर रहे हैं ओपिनियन को, फैक्ट्स को चेंज नहीं किया जा रहा, तो इसलिए हम पैसिव नहीं यूज कर सकते। तो अगर हम ये पैसिव नहीं यूज कर सकते तो ये भी पैसिव नहीं यूज कर सकते। तो ये जो बी और सी दो ऑप्शन है बच्चे, ये तो गलत है ही है। क्यों? क्योंकि हम पैसिव फॉर्म नहीं यूज कर सकते। देखो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताई होगी कि जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, मान लो कोई वर्ब है, ठीक है, और हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, ठीक, ये सबको पता होगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब आप किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, दोनों काम नहीं होते। एक्टिव से पैसिव बनाने पर केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये निकला कि जब हम किसी वर्ब को पैसिव बनाएंगे, ठीक है, देखो जब हम किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो उसके साथ में सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन जब हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वर्ब के बाद में हमने एक नाउन लिख रखा है ऑब्जेक्ट बना के, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट बना के नाउन लिख रखा है तो इसका मतलब आप पैसिव वर्ब तो यूज ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो कुड नॉट बी चेंज है ये पैसिव है, कैन नॉट बी चेंज है पैसिव है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो कहने का मतलब या तो आपका बी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन, मतलब या तो ए ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कुड नॉट चेंज हमने मॉडल लिखा है पास्ट का, हैज नॉट चेंज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब जो आपकी है ना ये पास्ट में प्रोड्यूस्ड, तो अगर ये वर्ब पास्ट की है तो आप मान के चलो कि जो यहाँ पे बात डिस्कस की जा रही है वो पास्ट में की जा रही है। अगर फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए थे पास्ट में तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी पास्ट में ही रहा होगा, तो इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब को नहीं यूज करके ये जो कुड नॉट चेंज पास्ट लिखा हुआ उसी को सही मान लेंगे, मतलब नो इंप्रूवमेंट। आंसर है नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसने फैक्ट्स प्रोड्यूस किए पास्ट में, ठीक है। तो जो उन फैक्ट्स का रिजल्ट पड़ा होगा कि हमारा ओपिनियन चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो भी हुआ होगा पास्ट में। तो पास्ट में अगर लिखा होगा तो आप हैज नॉट चेंज लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो हम उसको नो एरर ही मानेंगे, जो कुड नॉट चेंज लिखा वो सही है। द न्यू फैक्ट्स ही प्रोड्यूस, जो नए फैक्ट्स उसने प्रोड्यूस किए थे, कुड नॉट चेंज माई ओपिनियन, वो मेरे ओपिनियन को बदल नहीं पाए, मतलब मेरा ओपिनियन तब भी वैसा ही रहा जैसा प्रोड्यूस करने से पहले था फैक्ट्स को, ठीक। अगले पे आ जाइए। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स, ये लो क्वेश्चन देखिए, सभी लोग आंसर बताइए। ऑल दैट आई विश टू टेल यू इज दैट डैश यू डैश रिवाइज द एसे। ऑल दैट आई विश टू टेल यू, वो सब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, दैट यू डैश रिवाइज दिस एसे। हैड बेटर, बेटर, शुड बेटर, कुड बेटर, बताओ क्या लिखे? हैड बेटर, हैड बेटर। देखो कुड बेटर, शुड बेटर और बेटर ये कोई ऑप्शंस नहीं होते। हैड बेटर एक मॉडल फ्रेज होती है, सारे लोग ध्यान रखेंगे यहां पर। एक हो गई हैड बेटर, ठीक है, ये जो हमने फ्रेज लिखी है हैड बेटर, ठीक, इसको सारे बच्चों को ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग एंड क्विक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एंड क्विक एडवाइस या सजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है।
जब हम किसी पर्सन को तुरंत कोई काम करने के लिए एडवाइस या सजेस्ट करें स्ट्रांगली, तो हम हैड बेटर का यूज करते हैं। जैसे हमने किसी से कहा यू शुड मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने कहा यू हैड बेटर मीट हिम, ठीक है। तो ये जो हैड बेटर फ्रेज हमने लिखे ना बच्चे, ये मॉडल है, जैसे शुड है। हैड अलग होता है, हैड बेटर अलग होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमने कहा यू शुड मीट हिम, कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये सजेशन दिया जा रहा है कि ये काम करना है, कब करना है इसको लेकर कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है। यू शुड मीट हिम का मतलब तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अब चाहे आज मिलो, चाहे कल मिलो, चाहे साल बाद मिलो, चाहे 2 साल बाद मिलो, लेकिन मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे जिंदगी में एक बार मिलाओ, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिससे तुम्हें मिलना चाहिए, तो यू शुड मीट हिम ये हो गया। यू हैड बेटर मीट हिम क्या है कि बेहतर होगा तुम उससे मिलो इमीडिएटली, तो ये इमीडिएट। तो जब हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं इमीडिएटली, कि उसको इमीडिएटली ये काम करना चाहिए, तो हम हैड बेटर का यूज करते हैं। तो हैड बेटर शुड का ही मीनिंग कन्वे करता है, बस डिफरेंस ये होता है कि शुड के साथ लिखे गए सजेशंस जो होते हैं उनसे ये पता चलता है कि काम करना है, कभी भी करो उससे पता नहीं चल पाता। हैड बेटर से ये क्लियर हो जाता है कि इमीडिएटली करना है इस काम को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर है हैड बेटर। All that I wish to tell you is that you had better revise this essay. चलो नेक्स्ट आ जाओ। It is time you dash earning your living। अब हमने इट इज टाइम लिख दिया, तो इसके बाद में हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में हम उन एक्शंस को लिखते हैं जो इम्प्रोबेबल या अनरियल है, तो उनको हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखना पड़ता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लिखी, ये लिखी। तो इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इनमें से कुछ भी लिखाओ, चाहे इट इज टाइम लिखाओ जैसे यहां लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे इट इज हाई टाइम लिखा हो, और चाहे इट इज अबाउट टाइम लिखा, ठीक है। इनके साथ में हमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड, इनके साथ में हमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड, ठीक है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका यूज करना चाहिए। सब नहीं पढ़ा होगा टेंस में, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए। द सन डैश बिफोर वी रीच द विलेज। हम कह रहे हैं कि हम विलेज पहुंचे, हम गांव पहुंचे, ठीक है, सन ने कुछ कर दिया या सन के साथ कुछ हो गया उससे पहले। तो देखो व्हेन द सन डैश, व्हेन का रिप्लाई गया व्हेन बिफोर वी रीच द विलेज, हम विलेज पहुंचे उससे पहले, तो कहने का मतलब हम विलेज पहुंचे होंगे पास्ट में, ठीक है। लेकिन कोई काम हो गया होगा उससे भी पहले, उससे भी पहले का मतलब पास्ट ऑफ पास्ट में। तो अगर पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से कंपेटिबली पहले हो जाए तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये आंसर सी। तो हम लिखेंगे द सन हैड सेट, सन जो है वो सेट हो चुका था, अस्त हो चुका था, बिफोर वी रीच द विलेज, हम विलेज पहुंचे उससे पहले। अगला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा पर्सन जो सुख और दुख में समभाव रहता है, मतलब सुख में और दुख में समभाव रहता है, उस पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ना खुशी में बहुत ज्यादा पगला जाता है, ना वो दुख में बहुत ज्यादा पगला जाता है, वो समान सा रहता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टॉइक, ठीक है, इनडिफरेंट, उदासीन, ठीक है। एक वर्ड इंग्लिश में होता है इनडिफरेंट। हालांकि इनडिफरेंट जो होता है नेगेटिव कॉनोटेशन भी उसका होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा मान सकते हो। सर्टिव का मतलब होता है डाउटफुल, जो पर्सन दूसरों पर डाउट करता हो। अपोस्टेट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो अपने रिलीजन को, अपनी बिलीफ को, अपनी फेथ को क्विट कर दे, छोड़ दे। और हेडोनिस्टिक होता है पर्सन डिवोटेड टू प्लेजर, अ पर्सन
डिवोटेड टू प्लेजर, ठीक है। भोग विलास को समर्पित व्यक्ति, हेडोनिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो ये मानता है कि जीवन का उद्देश्य भोग विलास करना, ठीक है, तो वो हेडोनिस्टिक होता है। अगले पे जाओ, रिलेटिंग टू द ईयर, कुछ ऐसा जो कान से संबंधित हो। बताओ, कान से संबंधित को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वर्ड इंग्लिश में लिखना है, तो इन चार में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका यूज हम कर सकते हैं? ऑरल। देखो, ये जो है नेसल, ये तो रिलेटेड होता है नोज से, ठीक है। ये जो ऑरल होता है इसका मतलब स्पोकन होता है, इसका मतलब होता है मौखिक। ये जो रेनल है ये रिलेटेड टू किडनीज होता है, किडनीज से रिलेटेड। और ये जो ऑरल होता है ये होता है ईयर से रिलेटेड, ऑरल कंडीशन, कानों की दशा, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन हमने लिखा ना बच्चे, AURAL, ऑरल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ईयर। सबको ध्यान रखना, ठीक। दो वर्ड हैं ऐसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। एक वर्ड है ऑल्फैक्टरी, ये एसएससी के पेपर में आया हुआ, नेट पे बाद में ढूंढना, जब क्लास हो जाए ना उसके बाद ढूंढना, तो ये तुम्हें प्रीवियस ईयर के पेपर में मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ वर्ड है। और एक है गस्ट्रेटरी। क्या कोई बच्चा इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता सकता है? गूगल मत करना, अगर किसी को याद हो या गेस करना चाहता हो तो। ये दो वर्ड हैं बच्चों, एक है ऑल्फैक्टरी, एक है गस्ट्रेटरी, GUSTATORY, ठीक है। ऑल्फैक्टरी OLFACTORY। अब देखो, ऑल्फैक्टरी होता है रिलेटेड टू द स्मेलिंग सेंस, रिलेटेड टू द स्मेलिंग सेंस, जो हमारा स्मेलिंग सेंस होता है उससे संबंधित, ठीक है। गस्ट्रेटरी होता है रिलेटेड टू द टेस्टिंग सेंस, टेस्टिंग सेंस से संबंधित। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होता है ना, जैसे ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स, तो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो स्मेलिंग सेंस को रिस्पॉन्ड करती हैं, जिनसे हमें स्मेल पता चलती है चीजों की, ठीक है। गस्ट्रेटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो, उनसे हमें टेस्ट का आभास होता है। गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है शायद, वो गैस्ट्रिक होता है, हाँ, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एग्जैक्टली। चल, नेक्स्ट आ गया, अ स्पेशलिस्ट हु स्टडीज अबाउट स्नैक्स, एक ऐसा विशेषज्ञ जो स्टडी करता है स्नैक्स की, स्नैक्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम क्या कहें? हाँ और क्या, ऑफियोलॉजिस्ट। ऑफियोलॉजिस्ट होता है बच्चे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करने वाला, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, लॉजिस्ट हो गया स्टडी करने वाला पर्सन, तो आंसर है ऑफियोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक्स होती है। अच्छा, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है ये आईज के डॉक्टर होता है, आईज का डॉक्टर जो आईज को ट्रीट करता है। ऑफियोडस कोई वर्ड होता नहीं होगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करने वाला पर्सन। वन हु स्टडीज बर्ड्स एंड देयर हैबिट्स, बर्ड्स और उनकी हैबिट्स की स्टडी करने वाले को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक। अगले पे आ जाओ, सिनोनिम्स। रिप्रेस, रिप्रेस का मतलब दबाना, उत्पीड़न करना, ठीक है। किसी चीज को रिप्रेस करना मतलब सप्रेशन, रिप्रेशन, ठीक है। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। इंप्रेस का मतलब प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना। कंफाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, कंफाउंड कर देना मतलब किसी को बिविल्डर्ड कर देना, कंफ्यूज कर देना। आंसर है कर्व करना। कर्व का मतलब टू चेक, रोक लगाना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो रिप्रेस करना मतलब किसी पर दमन करना, किसी का दबाना उसको, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा कर्व।
CORB, कर्व। कर्व करना मतलब चेक करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना। The children presented an impromptu concert for the visitors. अब ये जो impromptu वर्ड है ना, इसका मतलब सभी लोग अपने आप बताएं। देखो, आप सबने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, एक्सटेम्पोर। पढ़ा भी होगा, हो सकता बोला भी हो, सुना भी हो, एक्सटेम्पोर। EXTEMPORE, ठीक है। एक्सटेम्पोर का सिनोनिम इम्प्रॉम्प्टू भी होता है। एक्सटेम्पोर जो है वो थोड़ा सा कॉमन वर्ड है। इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर का मीनिंग सेम होता है, लेकिन किसी वजह से एक्सटेम्पोर जो है वो थोड़ा कॉमन है, उसको ज्यादा लोगों ने सुना पढ़ा होता है, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर जो स्पीच होती है वो कैसी स्पीच होती है? उसको हिंदी में कहते हैं आशु भाषण। अगर अब तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो। ठीक है, इसे कहते हैं आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब होता है बिना तैयारी के दी गई स्पीच, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू जो वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब होता है कोई ऐसी स्पीच जिसको प्रिपेयर नहीं किया गया, बिना प्रिपरेशन के, विदाउट प्रिपरेशन के दी गई स्पीच, ठीक है। सबको पता है। अब इम्प्रॉम्प्टू का मतलब बताओ। अनरिहर्स्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनकन्विंसिंग, अनबिलीवेबल, क्या मतलब हो जाएगा बताओ भाई? इन चार में से कौन सा वर्ड जो है वो सिनोनिम है इम्प्रॉम्प्टू का? एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशंस होते हैं ना, हाँ। अनरिहर्स्ड, ठीक है। अनरिहर्स्ड मतलब जिसको रिहर्स ना किया गया, जिसका रिहर्सल ना किया गया। रिहर्सल वर्ड होता है ना, रिहर्सल। रिहर्सल का मतलब होता है कि जो हमें परफॉर्मेंस देनी है उसकी पहले से प्रैक्टिस कर लेना। अनरिहर्स्ड का मतलब जिसकी हम प्रैक्टिस ना कर पाए हो, ठीक है, जिसका हमने रिहर्सल ना किया हो। अगला देखो, द लिजार्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्ट्स एज कैमफ्लॉज इन डेजर्ट्स, ठीक है। हमने कहा कि जो लिजार्ड की लाइट ब्राउन स्किन होती है वो कैमफ्लॉज के तरीके से काम करती है डेजर्ट्स में। रेगिस्तान में क्या होता है, जो लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो काम करती है कैमफ्लॉज का। अब कैमफ्लॉज का मतलब क्या होता है? हाँ, डिसगाइज, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कैमिलियन जो होता है, उसको हिंदी में कहते हैं, अरे कई बार ऐसा होता है दिमाग में होते हैं शब्द मुंह पे नहीं आते। अरे कैमिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं? कलर बदल लेता है ना, गिरगिट। गिरगिट कहते हैं। तो जैसे गिरगिट होता है, वो अपना कलर बदल लेता है, ठीक। तो उससे उसको फायदा क्या मिलता है? वो अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में छिप जाता है। जैसे वो जिस तरीके के सराउंडिंग्स में होता है, ठीक है, तो अपनी सराउंडिंग्स के जैसा ही वो कलर अपना कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि वो इजिली नोटिस नहीं हो पाता, छुपा रह सकता है, कैमफ्लॉज कर लेता है खुद को। या जैसे आपने सैनिकों को देखा हो, ठीक है, जैसे BSF के जवान देखे, ठीक है, तो आप देखेंगे उनकी वर्दी का कलर कैसा होता है, जो उनके सराउंडिंग्स के साथ में मैच कर जाता है, ठीक है, जो उनके सराउंडिंग के साथ में मैच कर जाता है। या जैसे जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले वो होते हैं, क्या नाम, रेगिस्तान में पाए जाने वाले आपके पेड़ पौधे, नहीं पेड़ पौधे नहीं, जानवर होते हैं। आप देखोगे तो उनके कलर्स ऐसे होते हैं कि वो रेगिस्तान के बैकग्राउंड के साथ में घुल मिल जाते हैं। अब मान लो रेगिस्तान में, ठीक है, कोई एक पर्सन हो, रेगिस्तान में मान लो कोई चूहा हो या कोई सांप हो और उसका कलर हो रेड, तो वो दूर से नजर आएगा। ग्रीन हो तो दूर से नजर आएगा। लेकिन आप देखोगे ज्यादातर जो होते हैं ना, वो उसी कलर के होते हैं जिस कलर का रेगिस्तान का बैकग्राउंड होता है, ब्राउन टाइप के। तो वो इजिली नोटिसेबल नहीं होते हैं। जब तक आप बहुत पास में नहीं पहुंच जाओगे या जब तक वो मूवमेंट ना करे आप पे अटैक करने की, तब तक आप जान भी नहीं पाओगे। तो इसको कहते हैं कैमफ्लॉज, ठीक है, कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से छुपा लेना खुद को।
तो अब हमें कैमफ्लॉज का सिनोनिम ही बताना था ना, डिसगाइज। तो उसका आंसर क्या होगा, डिसगाइज, छद्मवेश। इसको हिंदी में छद्मवेश कहते हैं, ठीक है। तो डिसगाइज हो गया। अब बताने हैं एंटोनिम्स। अब जो वर्ड्स आएंगे उनका एंटोनिम बताने हैं। पहला वर्ड है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, किसी चीज को नापसंद करना, उसके खिलाफ होना। अब अगर हमें अवर्जन का सिनोनिम बताना होता तब तो हम हेट्रेड बता देते, रिपग्नेंस बता देते, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम है लाइकिंग, ठीक है। तो अवर्जन का सिनोनिम तो हेट्रेड है, लेकिन एंटोनिम हमें बताना है जो कि है लाइकिंग, पसंद। ड्यू टू द इंसिसेंट रेन द मैच कुड नॉट कंटिन्यू। इंसिसेंट, इंसिसेंट का मतलब हो गया दैट डजंट सीज। इंसिसेंट का मतलब है दैट डजंट सीज, ठीक है। एक मिनट बच्चों में भी आए, ठीक है। तो इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, निरंतर, जो बंदी ना हो, जिसमें स्टॉप ना आए, जो रुके नहीं, ठीक है। इंसेसेंस हो गया। अब हमें उसका बताना है एंटोनिम। ध्यान देना, सिनोनिम नहीं बताना। सिनोनिम बताना होता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, लेकिन एंटोनिम बताना है। इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब इरेगुलरली, जो लगातार ना हो, जब तक हो फिर बंद हो जाए, जब तक हो फिर बंद हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं। अगला देखो, फॉर्मर। फॉर्मर तो हमें पता ही है एडजेक्टिव में। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, द सेकेंड ऑफ द टू। द सेकेंड ऑफ द टू, दो में से बाद वाला, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है लेटर। लेटर का मतलब होता है द फर्स्ट ऑफ द टू। द फर्स्ट ऑफ द टू, दो में से पहले वाला, ठीक। तो जो फॉर्मर वर्ड हमने लिखा ना, इसका एंटोनिम ही होता है बच्चे। कहां चला गया, ये रहा लेटर। लेटर का मतलब दो में से बाद वाला, फॉर्मर का मतलब दो में से पहले वाला। ये उल्टा लिख गया यहां पे देखो। फॉर्मर का मतलब द फर्स्ट ऑफ द टू, दो में से पहले वाला, और लेटर का मतलब द सेकेंड ऑफ द टू, ठीक है। अगले पेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू पुट समवन इन अ पिकल, ठीक है। पिकल अचार होता है, ठीक है। कोई पर्सन या कोई चीज या कोई जंतु अगर अचार में गिर जाए तो उसको मजे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ। पिकल जो होता है ना, अचार होता है, ठीक है। तो अगर मतलब इमेजिन करके देखो कि कोई मान लो जानवर है, कोई जीव जंतु है, कोई इंसान है, वो अचार में गिर गया, तो उसको क्या होगा, मजा आएगा कि नहीं? उसकी बहुत खराब हालत हो जाएगी। अचार में बहुत तेज मसाले होते हैं, मिर्च होती है, विनेगर होता है, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो टू पुट समवन इन अ पिकल का मतलब यही होता है। टू बी इन पिकल का मतलब होता है किसी परेशानी में होना, समस्या में उलझ जाना। टू पुट समवन इन अ फनी सिचुएशन, गलत। टू पुट समवन इन एन एम्बरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, कुड बी, ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी अगले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू पुट समवन इन अ बैड सैड सिचुएशन, टू सैड नहीं, सैड तो मतलब होता है जो मतलब बुरा हो, ठीक है। टू पुट समवन इन अ सीरियस पोजीशन, एम्ब्रेसिंग एंड ऑकवर्ड पोजीशन, किसी पर्सन को एम्ब्रेसिंग या ऑकवर्ड सिचुएशन में, मतलब कुछ ऐसा कर देना उसके साथ में कि वो पर्सन को शर्मिंदा होना पड़ जाए लोगों के सामने, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, भरी महफिल में उसका कुछ मतलब बेइज्जती कर दी, तो नाउ यू हैव पुट हिम इन अ पिकल। तो पुट समबडी इन पिकल का मतलब है किसी को एम्ब्रेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देना। अगला देखो, टू मेक बोथ हैंड्स मीट। मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है अपना निर्वाह करना, ठीक है। इतने मीन्स किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को चला लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, जो आपकी इनकम है उसके अंदर गुजारा करना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने वाली बात, ठीक है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब हो गया टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव अ मिजरी लाइफ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, टू लिव विद इन वंस इनकम का मतलब हो गया कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी इनकम है, उसके साथ निभाना। और टू लिव अ मेजरली लाइफ का मतलब हो गया, नहीं वही सही है, वही सही है बच्चे, सी नहीं, यही सही है।
ये असल में माइजरली वर्ड होता है ना, इसका मतलब वो होता है, क्या नाम, माइजरली का मतलब कंजूस होता है। अगर यहाँ पे मिजरेबल लाइफ होता तो सही हो सकता था। तो ये जो माइजरली है, माइजरली का मतलब कंजूस होता है, ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। अगर यहाँ पे मिजरेबल होता, टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, तो आंसर हो सकता था। ठीक है बच्चे, माइजरली और मिजरेबल में डिफरेंस होता है। माइजरली का मतलब कंजूस होता है। बी इज करेक्ट, टू लिव विद इन वंस इनकम। अगला देखो, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर हालात में, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे मुसीबत का समय हो, चाहे आराम का समय हो, हर परिस्थिति में, तो वो होता है थ्रू थिक एंड थिन। तो हमने लिखा टू थिंक अबाउट समवंस वेलफेयर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यही इसका आंसर है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है हर परिस्थिति में, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो उसमें। दे हैव बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन, आई कैन नॉट लीव देम, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। दे हैव बीन विद मी थ्रू ऑल थिक एंड थिन, वो हमेशा मेरे साथ रहे हर परिस्थिति में। फ्रेजल वर्ब्स, पोर ओवर। पोर ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है, सिंगल वर्ड ही होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को गो थ्रू करना, उसको पूरा स्टडी करना, ठीक है। पोर का मतलब छिद्र होता है, आप लोग जानते होंगे, जैसे ये होता है ना पोर्स हमारी बॉडी पे। तो मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक चीज है, और उसके ऊपर पूरा हम पोर ओवर कर दें, उसके ऊपर पूरे पोर्स कर दें, तो इसका मतलब हमने उसको पूरा कवर कर लिया, पूरा गो थ्रू कर लिया, ठीक है। तो पोर ओवर का मतलब होता है गो थ्रू, किसी चीज को पूरा गो थ्रू करना, स्टडी करना, एग्जामिन करना बारीकी से। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। अब देखो, ये जो रन डाउन है ना फ्रेजल वर्ब बच्चे, यहां पे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। रन डाउन का एक तो मतलब होता है टू एग्जॉस्ट, एनर्जी खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 hours कंटिन्यूअसली ही वाज रन डाउन, ठीक है। दूसरा रन डाउन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना भी होता है, स्कॉल करना भी होता है, ठीक है। और एक तीसरा मतलब भी होता है, टू हिट बाय सम व्हीकल, किसी को किसी कार वगैरह से या किसी व्हीकल से टक्कर मार देना, ये भी रन डाउन का मतलब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि रन डाउन के इतने मतलब होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में आंसर क्रिटिसाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही कॉन्टेक्स्ट है, बाकी तो है नहीं। तो रन डाउन, जैसे हम कहें द बैटरी हैज रन डाउन, जैसे कोई फोन है या कोई टॉर्च है, उसकी लाइट डिम हो गई या वो बंद हो गया फोन, तो हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो द बैटरी हैज रन डाउन। अच्छा, एमटीएस में 24 सही किया आपने इंग्लिश में से, भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रन डाउन का एक तो मतलब हो गया टू एग्जॉस्ट, पावर खत्म हो जाना, बैटरी खत्म हो जाना, ये रन डाउन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज स्कॉल्ड करना भी होता है। और रन डाउन का मतलब किसी को टक्कर मार देना, हिट कर देना व्हीकल वगैरह से, वो भी होता है, ठीक है। अगला देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट। बजाय कि मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं एक बार अपना दिमाग यूज करो। आपकी जो भी अप्रोच है, आप जिस तरीके से भी पीक्यूआरएस को अप्रोच करते हो, जैसे भी इनको सॉल्व करते हो, एक बार अपने आप पढ़ो, समझो, और अपने आप एक बार बताओ आंसर। ये जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस है ना बच्चे, ये आप अपने आप करो। देखो, इनमें तरीका वही होता है, क्या, कि आप इन सारे ऑप्शंस को जितना जल्दी समय बचाते हुए और समझते हुए पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। फिर उसको पढ़ने के बाद में इनमें हिंट्स ढूंढो। हिंट्स ढूंढने का मतलब ये होता है कि ये देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको लेकर आप ये डेफिनेटली बता पाओ कि ये वाला पार्ट इससे पहले ही आएगा या ये वाला पार्ट इसके बाद में ही आएगा, ठीक है। ये हमें ढूंढना होता है। चलो, अब हमने लिखा बर्नार्ड शॉज फर्स्ट प्ले वाज प्रेजेंटेड इन 1892, देन केम अ सीरीज ऑफ प्लेज, इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस, इट वाज एनेक्टेड टू अ पैक्ड ऑडियंस इन लंदन, finally in 1905 he emerged as the best playwright with Man and Superman, critics hailed him as the greatest playwright of the 20th century। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या एस के अलावा कुछ और लास्ट में आ सकता है? क्या एस के अलावा कुछ और लास्ट में आ सकता है? हम्म,
नहीं आ सकता है, आर आ सकता है। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा नहीं ध्यान नहीं दिया, आर आ सकता है। मैन एंड वुमेन जो हमने मैन एंड सुपरमैन जो हमने लिखा है, हो सकता है मैन और सुपरमैन को यार, हाँ। पी के बाद में एस जरूर आएगा, ठीक है। देन केम अ सीरीज ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद में बर्नार्ड शॉ ने बहुत से मतलब जो प्लेस थे वो लिखे, ठीक है। फाइनली फिर क्या हुआ, बहुत से लिखे, फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली इन 1905 ही इमर्ज एज द बेस्ट प्लेयर इट। तो एक चीज कंफर्म है कि पी के बाद में एस आएगा। अब हम देखें तो पी के बाद में एस कहां कहां दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। पी के बाद में एस इसमें दे रखा है, पी के बाद में एस इसमें दे रखा है। दोनों में लास्ट में आर दे रखा है, जो कि मुझे लग भी रहा था कि आर लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हमें शुरुआत ये करनी है कि हम क्यू से शुरुआत करें या पी से शुरुआत करें, बस इतना देखना है। शुरुआत किससे करें, पी से या क्यू से, ये करना है। तो पढ़ के देख लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फिर उसका पी और क्यू पढ़ के देख लो। बर्नार्ड शॉज फर्स्ट प्ले वाज प्रेजेंटेड इन 1892, ठीक है। अब इसके बाद में पी आएगा या क्यू आएगा, पढ़ लेते हैं। देन केम अ सीरीज ऑफ प्लेज, और क्यू में लिखा हुआ है इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस, इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस आएगा, क्यू आएगा, ठीक। क्योंकि अगर हम पी पहले लिख देंगे देन केम अ सीरीज ऑफ प्लेज, ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कहां करोगे, इट रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस जो है इसको आप एडजस्ट कहां करोगे, ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा, तो वो पहले आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि बर्नार्ड शॉ का जो पहला प्ले था वो 1892 में प्रेजेंट किया गया एंड इट रिसीव्ड अ वाइड एक्सेप्टेंस, मतलब उसको एक वाइड एक्सेप्टेंस मिली, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, देन केम अ सीरीज ऑफ प्लेज, फिर उसके बाद में क्या हो गया, सीरीज ऑफ प्लेज आ गई। फाइनली इन 1905 ही emerged as the best player it with मैन एंड सुपरमैन, फिर मैन और सुपरमैन लिखकर उन्होंने मतलब वो बेस्ट प्लेयर इट बन के उभरे। और वो जो उनका मैन एंड सुपरमैन ड्रामा था, इट वाज एनेक्टेड टू अ पैक्ड ऑडियंस इन लंदन, लंदन में उसको पैक्ड ऑडियंस के सामने उसका मंचन किया गया। क्रिटिक्स हेल्ड हिम एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इट ऑफ द 20th सेंचुरी, तो सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो ये हम कंफर्म थे कि भाई जो पी है उसके बाद में एस जरूर आएगा, पी के बाद में एस जरूर आएगा, तो ये हमारा हिंट था। ये हमें ढूंढने पड़ते हैं सेंटेंस में अपने आप समझ के, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हमने देखा कि पी से शुरुआत होगी या क्यू से शुरुआत होगी, तो पढ़ा तो पता चला कि क्यू से शुरुआत करना ठीक रहेगा, पी से करना सही नहीं है, तो इसीलिए हमने क्यू से शुरुआत की, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले पे आ जाओ। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश वॉज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लैंड ओनली इन 1812. The course offered was on the English language and not on literature. Instead, it was offered in the newly started University College. It was only in 1831 that English literature was offered at King's College. Even then, it was not offered in prestigious universities like Oxford. Before that, only classics in Greek and Latin were taught. एस के बाद में क्यू जरूर आएगा, ये हिंट है। आप अपने आप देख पाए कि नहीं देख पाए, लेकिन ध्यान से देखो। ये जो इंस्टेड हमने लिखा है ना बच्चे, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। जैसे इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन होती है, तो सबने पढ़ा होगा इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन होती है, यहां देखो मैं लिख देता हूं। इंस्टेड ऑफ जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और इंस्टेड जो है वो एडवर्ब है, मतलब दोनों का एक ही होता है, के स्थान पर, के बजाय, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एस पार्ट में लिखा हुआ इवन देन, इवन देन का मतलब तब भी। इट वॉज नॉट ऑफर्ड इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफर्ड, ठीक है। जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑक्सफर्ड वगैरह थी उनमें इसको ऑफर नहीं किया जाता था, फिर ऑफर किया कहां जाता था वो बता रखा है क्यू पार्ट में। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय, ऑक्सफोर्ड जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में ऑफर करने के बजाय इट वाज ऑफर्ड इन द न्यूली स्टार्टेड यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो नया नया यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टार्ट हुआ था उसमें इसको ऑफर किया जाता था। तो कहने का मतलब ये कि एस के बाद में क्यू जरूर आएगा। कितने ऑप्शन है जिनमें एस के बाद में क्यू दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें एस के बाद में क्यू है और इसमें एस के बाद में क्यू है। अब एक में शुरुआत पी से हो रही है, एक में शुरुआत एस से हो रही है, तो हमें ये पता लगाना है कि पी से शुरुआत करनी सही है, एस से शुरुआत करनी सही है, ठीक है। तो हमने लिखा इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लैंड ओनली इन 1812, ठीक।
अब इसके बाद में हम क्या लिखें, पी लिखें, द कोर्स ऑफर्ड वाज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉट ऑन लिटरेचर, ठीक है, या एस लिखें, इवन देन इट वाज नॉट ऑफर्ड इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड। तो एस लिखना पड़ेगा। तब भी का मतलब टाइम लिखा ना 1812, कि हम कह रहे हैं इंग्लिश का पहला कोर्स जो सब्जेक्ट था वो आया 1812 में, लेकिन तब भी वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में नहीं था, किसमें था, न्यूली स्टार्टेड यूनिवर्सिटीज में था। तो एस से शुरुआत होगी तेरा आंसर। ये जो देन है ना, इससे हिंट हमें मिल रहा है, देन का मतलब 1812, ठीक है। तो एस से शुरुआत करोगे तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बस इसी तरीके से PQRS करते हैं। देखो भाई, कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ता है। अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन अब इतना समझना और ये इंस्टेड को देखना और देन को देखना और 1812 को देखना, इतना तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे। तो देखो PQRS दिक्कत करेंगे भाई, ठीक है। PQRS का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ, कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझना भी तो पड़ेगा, आपने क्या पढ़ा है। अगर मान लो आप समझ ही नहीं पाओगे आपने क्या पढ़ा है, तो फिर तो आपको तुक्का मार के आओगे। तो ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे क्वेश्चन इसमें देन है, इंस्टेड है, 1812 है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनसे हमें रिलेशन पता चल पा रहा है, सीक्वेंस पता चल पा रहा है। अब कोई कहे कि नहीं हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, इसके बगैर बताओ कैसे PQRS होगा, तो इसके बगैर तो होगा ही नहीं। तो आप पढ़ो, पढ़ने के बाद अपने आप समझो कि भाई हाँ क्या सीक्वेंस बन रहा है, कौन सा वर्ड किसे रेफर कर रहा है, कौन सी चीज पहले है कौन सी उसके बाद है। तो ये जब आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब एक अनसीन पैसेज है, इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आ जाओ पढ़ते हैं। The strength of the electronics industry in Japan is the Japanese ability to organize production and marketing rather than their achievements or original research. अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जो ताकत है जापान की, वो जापानीज एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी, कि वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं प्रोडक्शन को और मार्केटिंग को। ओरिजिनल रिसर्च उनका कोई खास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग का ना एबिलिटी है, उसको ऑर्गेनाइज अच्छा कर लेते हैं। The British are generally recognized as a far more inventive collection of individuals, but never seem able to exploit what they invent. अच्छा, जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज हैं, क्या है कि वो इन्वेंट तो कर लेते हैं, इन्वेंशंस तो कर लेते हैं, नई नई चीजें बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको कभी जो वो इन्वेंट करते हैं एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, उसकी अच्छी मार्केटिंग है, उसका अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। जापानीज क्या करते हैं, इन्वेंट भले ना कर पाए, लेकिन उनकी प्रोडक्शन और उनका मतलब मार्केटिंग अच्छी होती है। There are many examples, बहुत से examples हैं, from TSRG hovercraft, high speed train and Sinclair scooter to the Triumph BSA and Norton motorcycles, which all prove this sad rules. अभी जितनी चीजें लिखी है ना, ये सब ब्रिटेन के इन्वेंशंस हैं। TSS होवरक्राफ्ट हो गया, हाई स्पीड ट्रेन हो गई, सिंक्लेयर स्कूटर हो गया, ट्रायम्फ BSA और नॉर्टन मोटरसाइकिल हो गई। ये सब इन्वेंशंस ब्रिटेन के हैं, लेकिन वो लोग इनका प्रोडक्शन और इनकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, ठीक है। The Japanese were able to exploit their strengths in marketing and development many years ago, and their success was at first either not understood in the West or was dismissed as something which could have been produced only at their low price. ठीक है, तो जापानीज थे वो शुरुआत से ही अपनी मतलब जो मार्केटिंग की स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ थी सालों पहले, उसको मतलब एक्सप्लोइट करने में सक्षम थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो सफलता थी उसको पहले समझा नहीं जा पाए लोग वेस्ट में, उसको समझ नहीं पाए या उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, ठीक है। दे वर सोल्ड बिकॉज दे वर चीप कॉपीज ऑफ अदर पीपल्स आइडियाज टर्न आउट ऑफ अ वर्क हाउस विच वर डेडिकेटेड टू हार्ड ग्राइंड अबव ऑल एल्स, ठीक है। और उनकी जो चीजें होती थी जापानीज की, वो ये माना जाता था कि चीप कॉपीज हैं दूसरे लोगों के आइडियाज को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में वर्क हाउस में काम करके तैयार किया। चलो, अब ये पैसेज पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो, द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज, ये जो हमने पैसेज पढ़ा है, ठीक है, इस पैसेज की मेन थीम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान, ये थीम है। इंडस्ट्रियल कंपैरिजन बिटवीन जापान एंड ब्रिटेन, ये है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इन इंडस्ट्री, ये है। द रोल ऑफ मार्केटिंग एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी है। तो आंसर है डी, मार्केटिंग पे फोकस किया जा रहा है। यहां पर दो देश हैं, ठीक है, उनमें तुलना की जा रही है और बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के लोग हैं, उनके पास इन्वेंशंस हैं, वो नई चीजें इन्वेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग और प्रोडक्शन को मतलब वो हैंडल नहीं कर पाते। जापानीज के साथ दूसरा है, ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल रिसर्च भले ही वो ना करें, लेकिन उनका प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग है उसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अगला देखो, द TSRG होवरक्राफ्ट, हाई स्पीड ट्रेन, सिंक्लेयर स्कूटर आर द सिंबल्स ऑफ।
अब ये चीजें किस चीज का सिंबल है? अब देखो ये सारे इन्वेंशंस हैं अंग्रेजों के, लेकिन ये अंग्रेज इन चीजों को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोडक्शन और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेकार थी, फेल थी। तो ये किस चीज के सिंबल है? ये सिंबल है ब्रिटिश फेलियर के। ठीक है, अंग्रेजों की असफलता के सिंबल है ये। द सैड रूल मेंशन्ड इन दिस पैसेज रेफर्स टू, जो सैड रूल कहा गया पैसेज में, कि ये जो इन्वेंशंस ब्रिटेन वाले करते थे लेकिन उनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, तो ये एग्जांपल दिए गए उस सैड रूल को साबित करते हैं कि ब्रिटेन वाले लोग इन्वेंटिव तो होते हैं बट प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो द सैड रूल रेफर्स टू बस द पुअर मार्केटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग होते थे, ठीक है, उनकी मार्केटिंग एबिलिटी जो थी ना वो बड़ी खराब होती थी। तो सैड रूल का मतलब वो है। अगला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रॉस्पेरिटी इन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, पैसेज के अकॉर्डिंग मतलब आप अपने हिसाब से मत बताना, पैसेज में जो बताया गया उसके हिसाब से प्रॉस्पेरिटी इन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, उद्योगों में जो सफलता है वो डिपेंड करती किस पर? मार्केटिंग एबिलिटी पर, प्रोडक्टिविटी पर, ऑफिशियल पैटर्नेस पे, इन्वेंटिवनेस पे। मार्केटिंग एबिलिटी पे, मार्केटिंग एबिलिटी। अगला, इट इज एविडेंट फ्रॉम द पैसेज, एविडेंट का मतलब क्लियर, पैसेज से ये क्लियर है। क्या क्लियर है? दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्रीज इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, कि किसी भी देश की जो इंडस्ट्री है उसकी ताकत जो है, स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती किस पे? इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट पे, डेडिकेटेड वर्कफोर्स पर, इंटरनेशनल कॉपरेशन पर, ओरिजिनल रिसर्च पर। डेडिकेटेड वर्कफोर्स पर, जो वहां का डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, अंग्रेजों के यहाँ क्या है, वहां पर एक टुटकर फुटकर आदमी है, उसने इन्वेंशन कर दिया, लेकिन अब उनके पास डेडिकेटेड वर्क फोर्स नहीं है कि जो इन्वेंशन हुआ है वो उस पर प्रोडक्शन करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। ठीक है, बिखरे बिखरे रहते हैं। जापान में क्या है, लोगों में एकजुटता है, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो वो मैनेज कर लेते हैं, भले ही उनकी ओरिजिनल रिसर्च ना हो, लेकिन उसकी मदद से वो सफलता पा जाते हैं। अंग्रेजों में क्या है कि शार्प ब्रेन्स तो हुए जिन्होंने खूब इन्वेंशंस किए, लेकिन डेडिकेटेड वर्क फोर्स उनके पास नहीं थी जो उसको प्रोडक्शन या मार्केटिंग के थ्रू एक मतलब सक्सेस स्टोरी बना पाते। तो इसका आंसर है बी। अगला देखो, खत्म। ठीक, तो ये था आज का हमारा पैसेज, ये हमारे आज का डिस्कस हो गया।